हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीएससी रैंकर्स एजुकेशन पर। तो कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में देखे थे कि प्रकाश का परावर्तन के नियम ये सब पढ़े थे और हमारा क्लास खत्म हो गया था। पिछली क्लास में देखे थे और हमारी बारी थी आज ऑब्जेक्टिव की। क्या ऑब्जेक्टिव करने की? तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। चैप्टर क्या है? चैप्टर है कि विज्ञान का क्या है? चैप्टर विज्ञान क्लास टेंथ का भौतिकी है। कौन सा है? भौतिकी यानी फिजिक्स है। कौन सा? फिजिक्स है। फिजिक्स का चैप्टर 1 है परावर्तन। तो चलिए परावर्तन का देखते हैं। यहाँ बोल रहा है क्या है? यहाँ प्रकाश का परावर्तन देखिए, है ना? प्रकाश का परावर्तन है ना? क्या है? प्रकाश का परावर्तन है कि नहीं? प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन है। तो हमारा ये नेक्स्ट है कि स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। क्या है? स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन प्रतीत होता है। क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन प्रतीत होता है। क्या? प्रकाश सरल रेखा में गमन प्रतीत होता है। स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। फिर नेक्स्ट में है कि सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। क्या बोलता है? कि सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं और अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। और नेक्स्ट में है कि गोलीय दर्पणों तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। क्या बोल रहा है? कि गोलीय दर्पणों तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। और नेक्स्ट में है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए कि दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और इसी में हमारा कि दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ बीम दूरी को u कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी को v कहते हैं। बीम यानी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संबंध। और नेक्स्ट है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या बोल रहा है? कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी। हम बोले थे कि F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। F बराबर क्या होता है? F बराबर बोले थे ना कि R/2 बोले थे ना। F बराबर R/2 बोले थे ना। जहाँ F फोकस की दूरी R की त्रिज्या आधी होती है। 1/2 हो गया मतलब आधा। क्या? आधी होती है। और फिर नेक्स्ट में है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की अत्यधिक चाल से गमन करता है। क्या करता है? कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की अत्यधिक गमन करता है, चाल से गमन करता है। और फिर एक है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। वहाँ एग्जाम में रहेगा कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है, तो वहाँ लिखा रहेगा ऑप्शन 4 वो, तो उसमें आपको मार्क कराना है क्या? कि भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कि भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। और नेक्स्ट में है कि दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं और वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वस्तु के स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकते हैं। और ऊपर है कि दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। दर्पण तथा लेंस वस्तु के प्रतिबिंब बनाते हैं और वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी होता है। क्या? प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी होता है।
और यहाँ है अब हमारी टॉपिक आ गया। मेन टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन आया हमारा मेन टॉपिक है। तो प्रकाश का परावर्तन में चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। नियम है, वो सीधे बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? कितना नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितना? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। और यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आप लोग देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में, 16 में, 22 में और 23 में। तो 26 में पूरी संभावना है, यानी 27 में पूरी संभावना है कि आने की कि ये क्वेश्चन आएगी। क्या क्वेश्चन आएगा? और नेक्स्ट में है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। हम क्लास में बोले थे ना कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसको VVI कर लीजिए 2027 के लिए। क्या कर लीजिए? VVI फॉर 2027। 2027 में इसको VVI कर लीजिए। क्या कर लीजिए? VVI। और नेक्स्ट में है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? कि अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और नेक्स्ट में है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। आप लोगों को बोले थे ना कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में। तो बोले थे ना कि सीधी रेखा में। क्या? प्रकाश की किरणें क्या गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है। 2017 में आया है, 2020 में और 25 में भी। तो 27 में आने की पूरी संभावना है। हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो 27 में पूरा एकदम मोस्ट VVI चुन कर लाए हैं। 2027 में पूरी आने की संभावना है। और नेक्स्ट में है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। बोल रहा है कि कोई भी दर्पण है तो दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। बोले थे ना कि सीधा जब भी होगा तो काल्पनिक होगा। और जब काल्पनिक किस में बनता है? काल्पनिक दो ही दर्पण में बनता है। या तो समतल में बनेगा और या तो उत्तल में बनेगा। किसमें? या तो समतल में या तो उत्तल में। तो इसका हो गया। और नेक्स्ट में बात करते हैं कि क्या है। बोल रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। ये बोल रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो परावर्तन कोण का मान लिख दीजिए आप लोग। बोल देते हैं परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री? लिख लीजिए 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। जैसा कि लिखा हुआ है नेक्स्ट में, इसको नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ परावर्तन कोण का मान लिखा होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री होता है। और नेक्स्ट में है कि किरणों के समूह को कहते हैं। बोले थे ना कि किरणों के समूह को कहते हैं। तो फर्स्ट में बोले थे कि प्रकाश पुंज कहते हैं कि किरण पुंज कहते हैं कि दोनों कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो आप लोग को बोले थे कि क्वेश्चन वहाँ फंसा देगा। क्वेश्चन दोनों पूछेगा, एक नहीं पूछेगा। तो आपको दोनों मार के आना है। क्या? प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज भी और किरण पुंज भी। और नेक्स्ट में है कि सूर्य से आने वाला, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं।
नेक्स्ट में है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन से है। सूर्य से प्रकाश जब आएगा तो क्या होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, या समांतर होता है, या सभी होता है। तो आपको क्या मार के आना है, बोल रहा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से होता है। तो आप लोगों को बताए थे कि सूर्य से जो भी आएगा प्रकाश किरण वो समांतर तरीका से आएगा। कौन से, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर प्रकाश पुंज। और नेक्स्ट में है कि तेल लगा कागज होता है। तेल लगा आप लोगों को बताए थे कि तेल लगा कागज कैसा होता है, तो वह होता है न अभिसारित होता है, न समांतर होता है, वह कैसा होता है, अपसरित प्रकाश पुंज होता है। क्या होता है, अपसरित प्रकाश पुंज करेगा, अपसारित प्रकाश पुंज करेगा, प्रकाश को अपसारित करेगा। तेल लगा कागज कैसे करेगा, प्रकाश को पूरा तरीका से न विचारित करेगा, अपसारित करेगा, पूरा तरीका से अपसरित प्रकाश पुंज कहलाता है। तेल लगा कागज अपसरित प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, अपसरित प्रकाश पुंज कहलाता है। और नेक्स्ट में है कि थोड़ा अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है तो 2 होता है। कितना होता है, 2। ये कितनी बार पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं, 2013 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में और 22 में पूछा गया। तो 22 में के बाद इसको नहीं पूछा गया है, तो इसको 27 में पूरी संभावना है कि आने की। और नेक्स्ट में है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को बोले थे ना, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। उधर हो गया। अब दर्पण में आते हैं, क्या में आते हैं, अब दर्पण में आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण, क्या गोलीय दर्पण बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में हम लोग बात करेंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। आप लोग को बोले थे ना कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के बारे में आप लोग को लिखाए थे ना कि अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है, मोटर गाड़ी के। और बोले थे कि रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि में किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो अवतल इसका लिखेंगे। क्या बोलेंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो इसका अवतल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अवतल लिखेंगे। और नेक्स्ट में है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक है। काल्पनिक होगा तो वो सीधा होगा और बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगा, वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। क्या होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। और नेक्स्ट बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। बोले थे ना कि 2 बराबर एफ बराबर 2/r होता है, या r/2। क्या बोले थे, एफ बराबर r/2 होता है। क्या होता है, r/2। और इसी को जब r यहाँ r लीजिएगा, r तो ये यहाँ गुना में है, यहाँ क्या है, ये गुना में है, r क्या है, ये गुना में है, गुना में नहीं है, मतलब सॉरी फिर से देखते हैं। यहाँ क्या लिखा था है, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर r/2 होता है ना। तो यहाँ जब ये भागा में है दोनों, यहाँ भागा में है तो इधर आएगा r गुना में, तो r गुना में आएगा तो ये चला जाएगा, क्या इधर आ जाएगा, तो 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2f। तो f बराबर r/2, r बराबर 2f हो जाएगा। क्या, r बराबर 2f। या उसी को पूछ लेगा कि गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो f बराबर r/2 बोलिएगा। और नेक्स्ट में बोलता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बोले थे ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कल्पना कैसा होता है, सीधा होता है। क्या होता है, कल्पना हमेशा सीधा किया जाता है। क्या किया जाता है, कल्पना हमेशा सीधा किया जाता है। और फिर एकदम इजी क्वेश्चन आ गया कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अभी पीछे बताए थे कि हजामत के लिए अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है।
और नेक्स्ट में हमारा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगों को मापने की जरूरत है। तो क्या क्या मापने की जरूरत है? यहाँ क्या बोल रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या है? तो ये मापेगा क्या? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी मापेगा, दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी मापेगा, या दोनों मापेगा, या इनमें से कोई नहीं मापेगा। तो क्या मापेगा? दोनों मापेगा। क्या मापेगा? दोनों मापेगा। ए और बी दोनों मापेगा। क्या मापेगा? ए और बी दोनों। और यहाँ नेक्स्ट में है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत, कान, गला इत्यादि को देखने में करते हैं? यह क्या बोल रहा है कि दंत विशेषज्ञ, यह क्या बोल रहा है कि यह बोल रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत, कान, दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए किया करते हैं? तो इसमें बोले था कि दांत, आंख, कान, गला इत्यादि को देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। और नेक्स्ट में है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब प्रकृति होगी। जब प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक में क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक उल्टा होगा। वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा ही बनेगा, सीधा नहीं बनेगा, काल्पनिक सीधा बनता है। और यहाँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो निम्नलिखित में से कौन से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो उसका सिंपल सा है कि प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। और नेक्स्ट में है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। क्या? ऋणात्मक दूरी ली जाती है। क्या? ऋणात्मक ली जाती है। फिर यहाँ बोल रहा है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? यहाँ बोल रहा है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी पीछे देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ बोले थे ना आप लोग क्लास में कि उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे देखने के लिए किया जाता है। और यहाँ बोल रहा है कि नेक्स्ट में बोल रहा है 12 नंबर में कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जब भी फोकस दूरी धनात्मक बोलेगा तो उत्तल, और ऋणात्मक बोलेगा तो अवतल। और नेक्स्ट में है कि किस कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? किसी कार की क्वेश्चन है, ऐसा है। यहाँ क्या लिखेगा? यहाँ किसी होगा। क्या होगा? किसी होगा। किसी कार की अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन से है? यानी आगे जो कार, कोई भी कार है 4 चक्का है तो उसको आगे वाले लाइट में, हेडलाइट में क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। और नेक्स्ट में हमारा है कि नेक्स्ट में कि MVVI है एकदम, इसको लिख लीजिए MVVI। क्या? MVVI 2027 के लिए MVVI लिख लीजिए। क्या? MVVI। ये बोल रहा है कि दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र इसमें पूछा गया है, देखिए कितनी बार 2020 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है, 27 में पूरी संभावना है, 100% बोल रहे हैं गारंटी के साथ कि पूछेगा तो पूछेगा। इसका क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। क्या? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। और नेक्स्ट में पूछ रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का हो? प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का जब भी पाएंगे तो वक्रता केंद्र पर होगा। समान आकार का बोलेगा तो आप वहाँ मान के आइएगा ठीक, ये वक्रता केंद्र पर होता है। क्या? वक्रता केंद्र पर। और नेक्स्ट में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है
क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। और नेक्स्ट में है कि उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है पता है आपको? सीधा और हास्यित होता है। कैसा होता है? सीधा और हास्यित। इसको हास्यित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हास्यित बोलते हैं। सीधा और हास्यित। सीधा और हास्यित। और नेक्स्ट में है कि गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यहाँ क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? ये गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। और नेक्स्ट में है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो सीधा जब भी बोलेगा तो आप यहाँ मार के आगे या तो समतल अथवा उत्तल मार के आ जाएंगे। और नेक्स्ट में है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण बोले थे ना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। और फिर बोल रहा है नेक्स्ट में कि किस दर्पण में बोल रहा है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? 21 नंबर में किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होगा? उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। और नेक्स्ट में है कि बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। तो यह एकदम उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है? क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। इसमें बोल दीजिए फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक किसको माना जाता है? अवतल दर्पण को माना जाता है। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज होगा। परावर्तित किरणपुंज क्या होगा? अभिसारी होगा। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। मिल सकता है दोनों में, सभी में मिलेगा। क्या मिलेगा? आभासी जब बोलेगा तो समतल भी होगा, अवतल भी होगा, उत्तल भी होगा, सभी में होगा। क्या होगा? सभी में होगा। उत्तल अवतल सभी से मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्तल दर्पण सभी से मिलेगा। और इतना तक हो गया। और हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ देखते हैं भेजा है कि नहीं। अब 1 शॉट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। क्या है? 1 शॉट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। वन शॉट ऑब्जेक्टिव। 1 शॉट ऑब्जेक्टिव मार लीजिए। यहाँ स्पीड में थोड़ा बढ़ेंगे। यहाँ बोल रहा है कि वह ऊर्जा का वह रूप जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश। और फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि ऊर्जा का वह रूप जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है तथा निर्वात से होकर गुजरती है। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि वह विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या बोल रहा है? कि वह विद्युत चुम्बकीय तरंग जिससे गमन के द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहलाती है? तो उसको भी प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। और नेक्स्ट में है कि निर्वात में प्रकाश की वेग यानी प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुना
10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और नेक्स्ट में है कि प्रकाश की गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं। आप लोगों को बताया था कि प्रकाश की गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो आप लोग को बोले थे कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या आप कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि वे प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो क्या बोले थे, अभिसारी किरण पुंज होगा। और फिर नेक्स्ट में है कि वे प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती चली जाती है, क्या कहलाती है, आगे फैलती चली जाती है। तो जब भी बोलेगा तो उसको बोलेगा कि अपसारी किरण पुंज। और नेक्स्ट में है कि वे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, क्या होती है, समांतर। तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आप लोग को बोले थे वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे हो गए, तो आत्मदीप्त या आत्मदीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। प्रदीप्त वस्तु उसी को कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि वे पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उसको बोले थे कि अदीप्त पदार्थ कहलाता है। अदीप्त पदार्थ या पत्थर, टेबल, ये सब हो गया। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि वह क्षेत्र जिसमें प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, क्या कहलाती है, तो उसको बोले थे कि प्रकाशीय माध्यम। क्या बोलते हैं, कि प्रकाशीय माध्यम होता है, प्रकाशीय माध्यम। और नेक्स्ट में कि वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, क्या होते हैं, वह माध्यम जिसके वह क्षेत्र जिसमें होकर वो नहीं, वो क्या है, वह क्षेत्र जिसमें होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती हो प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। और वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समान होते हैं, उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी माध्यम। और नेक्स्ट में है वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो विषमांगी माध्यम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विषमांगी माध्यम। और नेक्स्ट में है कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश संपूर्ण भाग कर जाता है, कहलाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। और नेक्स्ट में देखते हैं कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश कुछ भाग पार कर जाता है परंतु शेष भाग लौट जाता है, क्या कहलाता है, उसको बोले थे कि पारभासी कहलाता है। क्या कहलाता है, पारभासी कहलाता है। और नेक्स्ट में है कि जैसे में उसको बोले थे कि तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच बोल दिए थे। और नेक्स्ट में है हमारा कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश कोई भाग नहीं कर पाए, प्रकाश का कोई भाग पार नहीं कर पाए, क्या कहते हैं, उसको बोले थे कि अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी। क्या कहते हैं, अपारदर्शी। अपारदर्शी जैसे कि ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब। और नेक्स्ट में हम देखे थे कि वह प्रकाश के गमन पथ पर जब किसी अपारदर्शक वस्तु को रखा जाता है तो दूसरी ओर जो अंधेरा क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। नेक्स्ट में है कि प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि वो प्रकाश जिस सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है उसको उसको उस सतह को क्या कहते हैं, तो परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। और नेक्स्ट में कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होता है, तो चांदी होता है। आप लोग को ये 2027 की MVVI है, MVVI कर लीजिए, MVVI फॉर 2027 के लिए MVVI कर लीजिए। क्या कर लीजिए, MVVI कर लीजिए। और नेक्स्ट में कि सामान्य परावर्तक सतह के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम भी बोले थे क्लास में कि किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, समतल दर्पण का। और नेक्स्ट में है कि परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोले थे कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, दो प्रकार का परावर्तन होते हैं।
नियमित और अनियमित। और नेक्स्ट में है कि प्रकाश को किसी चिकनी एवं चमकीली सतह से टकराकर नियमित रूप से परावर्तित होने की घटना को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। परावर्तन बोले थे कि दो प्रकार का होता है, बोले थे ना कि परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। क्या? अनियमित परावर्तन। और नेक्स्ट में कि किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और नेक्स्ट में है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। और नेक्स्ट में है कि आपतन बिंदु पर खींचे या डाले गए लंब को क्या कहते हैं? तो अभिलंब कहते हैं। और यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। और नेक्स्ट में है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और नेक्स्ट में है कि अपरावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण में क्या संबंध है? तो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। क्या होता है? दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। क्या होता है? दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। और नेक्स्ट में है कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष से परित 180 डिग्री कोण पर झुक जाता है क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं विपरिवर्तन। उसको क्या कहते हैं? विपरिवर्तन कहते हैं। विपरिवर्तन। और नेक्स्ट में है कि वह परावर्तक सतह जो एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित कर देता है क्या कहलाता है? वह दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। और नेक्स्ट में है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण को आप लोग को बोले थे कि दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो हमको समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट में बात करते हैं कि नेक्स्ट बोल रहा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण। और नेक्स्ट में है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। और नेक्स्ट में है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कितने प्रकार का? अवतल और उत्तल। कितना? अवतल और उत्तल। और नेक्स्ट में है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धासा होता है। बोले थे ना आपको कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धासा होता है। क्या होता है? धासा होता है। तो इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है। उभरा को क्या बोले थे? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। क्या होता है? गोलीय नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि किस दर्पण में गोलीय विपथन नहीं होता है? तो परवलयिक दर्पण में गोलीय विपथन नहीं होता है। क्या होता है? परवलयिक दर्पण में गोलीय विपथन नहीं होता है। क्या होता है? परवलयिक दर्पण में गोलीय विपथन नहीं होता है। और नेक्स्ट में है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। और नेक्स्ट में कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। बोले थे ना आपको, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और नेक्स्ट में कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि किसी दर्पण का वह भाग जिसके परावर्तक का किसी दर्पण का वह भाग जिसे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है क्या कहलाता है? तो वास्तविक रूप से तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। और नेक्स्ट में है कि किसी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है।
और फिर नेक्स्ट में है कि किसी दर्पण के मुख्य ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी या फोकसांतर कहा जाता है। और नेक्स्ट में है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो आप लोग को बोले थे ना कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो यहाँ है किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। और यहाँ नेक्स्ट में है कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो अपसारी उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। हो जाएगा ना। और नेक्स्ट में है कि किस दर्पण द्वारा क्या है, किस दर्पण द्वारा किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक और आभासी जब भी बोलेगा तो अवतल दर्पण बोल दीजिएगा। क्या? अवतल दर्पण ठीक मार दीजिएगा। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और नेक्स्ट में है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हमेशा बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? बराबर आकार का। तो बराबर आकार का जब भी बोलेगा तो आप समतल बोल दीजिएगा, समतल टिक मार के चलाइएगा। और नेक्स्ट में है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो वही बोल रहा है कि क्या संबंध है। तो आप लिख के आ जाइए, एक बराबर r/2 होता है। क्या होता है? जहाँ r वक्रता त्रिज्या है। क्या है? r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा क्या, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है, तो किस बात पर निर्भर करती है, तो दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की स्थिति पर, दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की स्थिति पर। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो। क्या? जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, तो बराबर जब भी बोलेगा तो वस्तु के वक्रता केंद्र पर, बराबर जब भी बोलेगा तो वक्रता केंद्र पर आप बोल दीजिए। क्या? वक्रता केंद्र पर टिक मार के आइएगा। क्या मार के आइएगा? वक्रता केंद्र पर। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा कैसा होता है? हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। और नेक्स्ट में बोल रहा है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो बोले थे ना आप लोगों की उत्तल दर्पण का होता है। और नेक्स्ट में है कि गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? तीन परिपाटी कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट में है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वस्तु दूरी प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है, तो 1/v + 1/u = 1/f। और इसमें है कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण में आवर्धन सूत्र, तो गोलीय दर्पण में m = v/u होगा। क्या होगा? m = v/u। और 67 में है कि 67 में बोल रहा है कि गोलीय दर्पण अथवा लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित दो बिंदु जिसमें से एक बिंदु पर वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, तो वे दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं, तो उसको बोल दीजिए अनुबंध फोकस। क्या है? अनुबंध फोकस। और सोलर कुकर में या सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। और नेक्स्ट में है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। और नेक्स्ट में है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। और नेक्स्ट में है कि अवतल दर्पण में बड़ा एवं वहां से प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो वहाँ टिक मार के आइएगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्या? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। और प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। क्या? सीधी रेखा में। और नेक्स्ट में है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु के बराबर होता है। और नेक्स्ट में है कि समुद्र जल के आसवन में इस दर्पण का उपयोग होता है, तो बड़े द्वारा के अवतल दर्पण के। और नेक्स्ट में है कि
आपतित किरणों के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश किरण का परावर्तन कैसा होता है? तो आपतन पथ से होता है। और नेक्स्ट में है कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण किस कोण से घूमता हुआ प्रतीत होगा? तो 2 थीटा कोण से। और नेक्स्ट में है कि परस्पर लंबवत रखे गए दो समतल दर्पणों के सामने एक वस्तु को रखने पर इसके प्रतिबिंब कितने बनते हैं? तो 3 बनते हैं। और नेक्स्ट में बोले थे कि दो समांतर रखे समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु रखा जाए तो वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत बनेगा। कितना? अनंत बनेगा। अनंत बनेगा। और नेक्स्ट में है कि ध्रुव के पास से गुजरने वाली किरण को क्या कहते हैं? ध्रुव के पास से गुजरने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो ध्रुव के पास से गुजरने वाली किरण को पराक्षीय किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पराक्षीय किरण। और प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन संबंधी नियम को न्यूटन ने क्या मानकर सिद्ध किया था? तो प्रकाश एक अति सूक्ष्म ग्रह का अति सूक्ष्म कणों का प्रवाह है। क्या है? अति सूक्ष्म कणों का प्रवाह है। नेक्स्ट में कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह किसकी मान्यता है? तो हाइगेन की मान्यता है। किसकी? हाइगेन की। और नेक्स्ट में किस दर्पण का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो मान लीजिए समतल एवं उत्तल दर्पण द्वारा। किसका? और समतल और उत्तल दर्पण द्वारा। और नेक्स्ट में कि ऐसे पदार्थ जिसे प्रकाश का छोटा सा भाग ही पार कर पाता है क्या कहलाता है? बोले थे ना आपको कि पारभासी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ। और नेक्स्ट में है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान वहां बोले थे ना कि 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री। अब नेक्स्ट में कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? इसका अनंत होता है। मार गया ये अनंत। कितना होता है? अनंत होता है। और नेक्स्ट में है कि जब आपतन किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है तो किस प्रकार का परावर्तित होती है? पूर्व पथ से होता है। क्या होता है? पूर्व पथ से। क्या? पूर्व पथ से। और नेक्स्ट में है कि किस गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। भी आए है क्वेश्चन। और नेक्स्ट में है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है +1 इसका मान होता है। क्या होता है? +1 होता है। और नेक्स्ट में है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। और नेक्स्ट में है कि प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो फोटोन कहते हैं। इसको 11th क्लास में आप जाएगा तो पढ़िएगा। और नेक्स्ट में है कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। नेक्स्ट में है कि एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। कितना? 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। और नेक्स्ट में है कि आपतित किरण परावर्तन सतह के साथ जो कोण बनाते हैं इसे क्या कहते हैं? दृष्टिपात कोण कहते हैं। और नेक्स्ट में है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहे तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होती है? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधा होता है। और नेक्स्ट में है कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हम क्वेश्चन हमारे की आंसर था हमारा समतल दर्पण में। तो आज हम लोग यही क्लास को एंड करते हैं यानी ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो पूरा सब्जेक्टिव का आने वाला है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको 2027 मैट्रिक परीक्षा की पूरी तैयारी एकदम फ्री में कराई जाएगी। क्या? फ्री में कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।